प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 11th एग्रीकल्चर के छात्रों को विषय पशुपालन के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है प्रारंभिक अध्ययन या प्रिलिमिनरी स्टडीज़ के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहले हम पशुपालन की परिभाषा देखें कि पशुपालन क्या है और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो लाभदायक पालतू जानवरों से संबंधित होती है। कौन से जानवरों से? जो लाभदायक हैं और जिन्हें पाला जा सकता है। पालतू जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोलते हैं। इन पशुओं को मांस, रेशे, दूध, अंडे या अन्य उत्पादों, कृषि कार्यों तथा मालवाहक आदि कार्यों के लिए पाला जाता है। पशुपालन में पशुओं के आहार, प्रजनन और रोग नियंत्रण के अध्ययन को शामिल किया गया है। हम कह सकते हैं कि पशुपालन में केवल उन्हीं पशुओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं और जिन्हें पाला जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं एवं उनसे प्राप्त उत्पादों का महत्व। तो हमारे जीवन में विभिन्न उपयोगों के कारण पशुओं का विशेष महत्व है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि में पशुओं का उपयोग। तो पहला पॉइंट देखें, कृषि में पशुओं का उपयोग। तो खेती का लगभग संपूर्ण कार्य, खेत की तैयारी से लेकर मंडियों तक अनाज पहुंचाना पशुओं के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि अधिकतर जो गरीब किसान हैं वो ट्रैक्टर या दूसरे अन्य साधन नहीं खरीद सकते। इस कारण वो कृषि कार्यों में पशुओं का ही उपयोग करते हैं। दूसरा, पौष्टिक आहार की प्राप्ति। तो पशुओं से दूध प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण आहार माना जाता है। दूध से विभिन्न चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मक्खन, पनीर इत्यादि। शाकाहारी लोगों के लिए दूध तथा दूध से बने पदार्थों का विशेष महत्व है। पशुओं से मांस भी प्राप्त होता है। जो मांसाहारी लोग हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनके लिए भी पशुओं से मांस प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, जैविक खाद की प्राप्ति। तो पशुओं के गोबर एवं मूत्र में पोषक तत्व पाए जाते हैं, अतः खाद के रूप में खेत में डालने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इस तरह हमें पशुओं से खाद भी प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो कृषि तथा पशुपालन हमारे देश में सबसे बड़े उद्योग हैं। राष्ट्र की कुल आय का लगभग 20% पशुओं से ही प्राप्त होता है। राष्ट्र की जितनी भी आय प्राप्त होती है, उसका 20% हमें पशुओं से ही प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है रोजगार की प्राप्ति। तो पशुधन से संबंधित दुग्ध उद्योग, घी उद्योग, चर्म उद्योग, खाद उद्योग, ऊन उद्योग आदि में अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। इनसे जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, उनसे उद्योग लगाए जाते हैं और उन उद्योगों में मनुष्य के लिए रोजगार प्राप्त होता है। नंबर 6 है खाली समय का उपयोग। तो कृषि तथा अन्य सेवाओं से जब कुछ समय बचता है, तो इसका उपयोग पशुपालन में करके अतिरिक्त आमदनी बढ़ाई जा सकती है तथा समय का सदुपयोग भी किया जा सकता है। 7वां पॉइंट है यातायात में उपयोग। बैल, घोड़ा, भैंसा, ऊंट, खच्चर व गधे यातायात के लिए विभिन्न वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। सवारी तथा माल ढोने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखें, 8वां, ईंधन की प्राप्ति। तो गोबर से बायोगैस के रूप में ईंधन प्राप्त होता है तथा इससे रोशनी तथा जलाने के लिए कंडे आदि भी प्राप्त होते हैं। इस तरह हमें ईंधन की भी प्राप्ति होती है। 9वां पॉइंट है अनुपयोगी कृषि पदार्थों का उपयोग। तो कृषि में जो अनुपयोगी पदार्थ रहते हैं, जैसे भूसा है, पुआल है,
करवी है तथा अनेक प्रकार की घासें जो पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसी प्रकार खलियाँ एवं बिनौले का प्रयोग भी पशुओं के लिए करके उनसे बहुमूल्य दूध एवं मांस प्राप्त किया जा सकता है। कृषि से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो जानवरों को चारे के रूप में खिला के उनसे दुग्ध उत्पाद हैं, मांस आदि ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। 10वां पॉइंट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तो चमड़ा, मांस, ऊन तथा इससे निर्मित पदार्थों एवं पशुओं के आयात से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि पशुधन से प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा, अर्थात पशुओं से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं और कितनी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो पहला है दूध। दूध हमें प्राप्त होता है 5.15 करोड़ टन। दूसरा है चमड़ा, ये प्राप्त होता है 2.7 करोड़ टन। ऊन है 5.5 करोड़ किलोग्राम। खाद 45 करोड़ टन। मांस 45 करोड़ टन। और पशु श्रम, पशुओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह है 5600 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा। इतनी हमें पशु शक्ति प्राप्त होती है। अब हम देखें पशुपालन का क्षेत्र या स्कोप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इस एनिमल हस्बेंड्री का क्या स्कोप है? तो पशु हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके बिना खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना असंभव है। पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद व टिकाऊ बनाने के प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से शुरू किए गए हैं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में उन्नत किस्म के पशु पैदा करने व उनसे अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास किए गए हैं। मतलब पशुपालन का स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सभी में पशुओं के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्य किए गए हैं। अब लोगों में पशु प्रजनन, उनमें होने वाली बीमारियां तथा अधिकतम उत्पाद कैसे पाया जाए आदि के विषय में जागरूकता बढ़ रही है। सरकार द्वारा देश के कई भागों में अनुसंधानशालाएं स्थापित की गई हैं जहां पशुओं का परीक्षण व उचित सुझाव पशुपालक को दिए जाते हैं। ये जो अनुसंधानशालाएं हैं यहाँ पे पशुओं का परीक्षण भी किया जाता है तथा पशुपालकों को उचित ट्रेनिंग भी दी जाती है। पशु खरीदने में भी सरकार व सरकारी समितियां किसानों की सहायता करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन व्यवसाय को संचालित करने पर इससे लाभ कमाने की अपार संभावना है एवं पशुपालन का भविष्य भी उज्जवल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पशुपालन काफ़ी लाभप्रद है। अब हम देखें पशुपालन की आवश्यकताएं, नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं इस पशुपालन करने में। तो देखें पहला पॉइंट है व्यवसाय शुरू करने के लिए खास पूंजी की आवश्यकता होती है तथा प्रारंभिक व्यय अधिक होता है। पशुओं को खरीदने एवं उनके रहने का प्रबंध करना पड़ता है। जो पशु को खरीदते हैं एवं उनके रहने के लिए जगह खरीदना पड़ती है। तो प्रारंभिक जो व्यय है वो काफ़ी अधिक होता है। दूसरा है पशुपालन में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। पशुओं को देखभाल एवं चारे का प्रबंध करने में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम महंगा पड़ता है तथा शहरों में श्रमिकों की कमी होने में पशुपालन में कठिनाई होती है। तीसरा पॉइंट है यह व्यवसाय अधिक लोचदार नहीं है। लोचदार से मतलब ये है कि जब इन उत्पादों की कमी होती है, जैसे गर्मी में आप उदाहरण लें, गर्मियों में दूध की कमी होती है लेकिन फिर भी इसके जो रेट हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह व्यवसाय अधिक लोचदार नहीं है। चौथा पॉइंट है हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार के पशुओं का विकास आसान नहीं है, अतः आवश्यकता है जलवायु एवं स्थान की दृष्टि से उपयुक्त पशु पालने की। जैसे कि कोई पशु किसी जलवायु में
अच्छी वृद्धि करता है, अच्छा उत्पादन देता है। जैसे माना जाए कि बाहर से जो आयात की जाती हैं, फॉरेन कंट्री से जो नस्लें, गाय की नस्ल आयात की जाएगी, तो वो भारत में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह भी विचार करना ज़रूरी है कि कौन सी जलवायु में कौन सा जानवर अधिक उपयुक्त उसका पालन हो सकता है ना। इसलिए यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस जलवायु में कौन सा पशु अच्छे से पाल सकते हैं। पांचवा है हरा चारा व अच्छे किस्म का चारा अच्छी जाति स्वस्थ व उन्नत पशुओं के लिए आवश्यक कारक है। जो स्वस्थ एवं अच्छे पशु हैं उनके लिए हरा एवं अच्छी किस्म का चारा होना जरूरी है और अच्छी जाति भी हो, है ना। तो ये आवश्यक कारक हैं। चूँकि हरे चारे हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होते, अतः उत्पादन में कमी आती है। हम देखते हैं कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण उत्पादन में कमी आ जाती है। अतः पौष्टिक चारे एवं संतुलित राशन की व्यवस्था इस व्यवसाय की प्राथमिक आवश्यकता है। तो प्राथमिक आवश्यकता क्या हो गई इसकी? पौष्टिक चारे एवं संतुलित राशन, जिससे पशु का उत्पादन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अच्छा उत्पादन लेना है तो पशुओं को क्या? पौष्टिक एवं संतुलित आहार आवश्यक है। छठा पॉइंट है आजकल मानव का कृषि के प्रति सामान्यतः उत्साह कम होता जा रहा है। लोग वह कृषि पर कम ध्यान दे रहे हैं, अतः पशुपालन व्यवसाय में रुचि कम होती जा रही है। जो व्यक्ति खेती नहीं कर रहा है तो वो पशुओं को पालने में भी कम उत्सुकता दिखाता है। तो यह पशुपालन की आवश्यकता हो गई। इसको अपन पशुपालन व्यवसाय की कठिनाइयाँ भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर ये है। अब हम देखें पशु प्रजनन से संबंधित समस्याएं कि पशुपालन में जो पशु प्रजनन है इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो पहला पॉइंट है उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या में कमी। देश में उत्तम पशुओं की संख्या कम है। हमारे देश में जो अच्छी नस्ल के पशु हैं इनकी संख्या कम है, तथा अनुत्पादक पशुओं की संख्या बढ़ती है। अनुत्पादक पशु मतलब जिनका उत्पादन बहुत कम है या ना के बराबर है। देखे होंगे आपने जो भारत में पशु अनुत्पादक हैं, जो उत्पादन नहीं दे रहे हैं, उन्हें किसान छोड़ देता है और दिनों दिन उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी हम कह सकते हैं कि इन किस्मों का ह्रास हो रहा, हानि हो रही है। जो अच्छी किस्म के पशु हैं इनकी दिनों दिन संख्या घटती जा रही है। दूसरा पॉइंट है पशुओं का प्रजनन में असमर्थ होना। तो प्रजनन के लिए जो संभावित जोड़े हैं उनका समुचित व पौष्टिक आहार की कमी के कारण पूर्ण विकास नहीं हो पाता, अतः वे प्रजनन करने में असमर्थ हैं। देखा है कि जो अच्छी किस्म के हैं पशु, यदि उन्हें समुचित और पौष्टिक आहार ना दिया जाए तो उनका विकास नहीं हो पाएगा और वो प्रजनन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है देर से प्रौढ़ होना। तो हमारे देश की गाय या भैंस अपेक्षाकृत देर से प्रौढ़ या परिपक्व होते हैं, जिसके कारण उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता भी देर से प्राप्त होती है। इस कारण पशुपालक को अधिक हानि उठानी पड़ती है। देर से परिपक्व होना है ना, कुछ समय बाद, जैसे हमारे देसी गाय या भैंस हैं, यह प्रजनन युग कम से कम 2 वर्ष का समय लेती हैं, जबकि विदेशी नस्ल की जो गाय हैं वो 1.5 साल में प्रजनन योग्य हो जाती है। तो इतना समय वेट करना पड़ता है अपने यहाँ किसानों को और तब तक उन्हें पालना पड़ता है, इसलिए उन्हें किसान को अधिक हानि उठानी पड़ती है। नंबर चौथा पॉइंट है कम बच्चे पैदा करना। तो गाय या भैंसें 1 या 2 बच्चे पैदा कर पाती हैं, इसके बाद वो बांझ हो जाती हैं। इससे आर्थिक दृष्टि में पशुपालन लाभप्रद नहीं हो पाता। देखा है कि जो अपने पूरे जीवन काल में गाय व भैंस हैं वो 1 या 2 बार ही बच्चे को जनती हैं और उसके बाद वो बांझ हो जाती हैं, जिसके कारण भी हानि होती है किसान को।
नंबर 5वां है पशु का लंबे समय तक सूखा रहना। लंबे समय तक सूखा रहना मतलब बच्चे पैदा ना करना। यहाँ पशुओं में यह आम बात देखी गई है कि दो बच्चे पैदा करने में अंतराल का समय काफ़ी लंबा होता है। मतलब एक बच्चा पैदा करने के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने के बीच का जो समय है वो काफ़ी अधिक होता है। अतः अनुत्पादक समय का अंतराल काफ़ी लंबा होता है, जिससे आर्थिक हानि उठाना पड़ती है किसान को। नंबर 6 है बार बार गर्भपात होना। पशु चिकित्सा का समुचित प्रबंध नहीं होने से इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। अपने यहाँ भारत में अच्छी पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार की बार बार गर्भपात की जो समस्या है इसका सामना करना पड़ता है। इससे पशु की प्रजनन तथा उत्पादन क्षमता क्षीण हो जाती है, अतः आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है किसान को। आगे है प्रजनन, 7वां पॉइंट, प्रजनन के लिए उत्तम साँडों का अभाव। तो प्रायः देखा गया है कि भारत में अच्छी नस्ल के साँडों की संख्या काफ़ी कम है, परंतु इस समस्या का समाधान करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान विधि का बहुत बड़ा हाथ है। कृत्रिम गर्भाधान अपने यहाँ खोले गए हैं, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन यदि साँडों की संख्या की बात की जाए तो अपने यहाँ जितनी मादाएँ हैं उनको देखते हुए जो अच्छी नस्ल के साँड हैं इनकी संख्या काफ़ी कम है। नंबर 8वां है पशुपालकों में पशु प्रजनन संबंधी तकनीकी के विषय में जागरूकता का नहीं होना। जैसे देखा गया है अपने यहाँ अधिकांश जो किसान हैं वो अशिक्षित हैं एवं रूढ़िवादी हैं, जो पशु प्रजनन संबंधी तकनीकी अपनाने में अभी जागरूकता नहीं है या उन्हें ज्ञान नहीं है ना। तो इस तरह से भी ये प्रजनन में बहुत बड़ी समस्या है किसान का, अशिक्षित होना, तकनीकी ज्ञान ना होना। और 9वां पॉइंट है प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी। अपने यहाँ देखा गया है कि पशुओं के स्वास्थ्य व प्रजनन संबंधी आधुनिक तकनीक को समझने एवं उनको प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने यहाँ ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की बहुत कमी है। तो इस तरह भी ये भी एक प्रजनन में बहुत बड़ी समस्या है। अब हम देखें भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण, भारत में वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण पशुओं की दशा बहुत ही दयनीय है। तो पहला पॉइंट है नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता एवं प्रबंध का अभाव। तो अभी अपन ने देखा कि पशुओं की जो नस्ल सुधार की जागरूकता है और इसका जो प्रबंध है इसमें काफ़ी अभाव है, किसान को इसकी चीज़ की जानकारी नहीं है। दूसरा पॉइंट है किसानों की निर्धनता। तो अपने यहाँ जो किसान हैं वो अधिकांश किसान कैसा है, गरीब है ना। अच्छे से उन्हें पशुओं की देखभाल नहीं कर सकता, चिकित्सा नहीं करा सकता। तीसरा पॉइंट है अनुपयोगी पशुओं की अधिकता। तो ये भी पॉइंट देख चुके हैं अपन पीछे कि अपने यहाँ अनुपयोगी जो पशु हैं उनकी काफ़ी संख्या है, काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अपने यहाँ जो अनुपयोगी पशु हैं। नंबर 4 है अच्छे चारे व पौष्टिक तत्व की कमी। तो भारत में हर जगह हरे चारे नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ पानी की कमी है वहाँ आप चारे नहीं ले सकते, और पशुओं को जब तक अच्छा हरा चारा और पौष्टिक आहार प्राप्त ना हो तो वो उत्पादन नहीं देगा। तो इसकी कमी के कारण भी जो उनका शरीर है, जो उनका विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। 5वां पॉइंट है गोवंश की उपेक्षा। अपने यहाँ देखा जाता है कि अधिकांश गौ पशु हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको पाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब तक दुग्ध उत्पादन दे रहे हैं ठीक है, बाकी आप उनसे मांस प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ कानूनी अपराध है, अच्छे पशुओं से आप मांस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अधिकांश लोग गो पशु हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। कुप्रबंध मतलब अच्छा प्रबंध ना होना। किसान की वही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण वो उसका प्रबंध सही तरीके से नहीं कर सकता।
सातवां पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों के उपचार की उपेक्षा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है और रोगों के उपचार की बात है तो किसान उनके रोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। आठवां पॉइंट है संतुलित एवं उपयुक्त आहार की कमी। तो भारत में पशुओं के लिए संतुलित एवं उपयुक्त आहार की भी कमी है, जिसके कारण भी पशु की स्थिति काफ़ी नाजुक रहती है। उन्हें खाने के लिए उपयुक्त आहार प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण पशु बीमार हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। छठा है पशुओं की रोगग्रस्तता। तो पशुओं में काफ़ी रोग लगते हैं जिसकी जानकारी किसान को नहीं होती, तो रोगग्रस्तता भी एक मुख्य कारण है। और 10वां पॉइंट है गोवध का विरोध। अपने यहाँ जो गो पशु हैं इनका वध नहीं कर सकते, लोग बाग विरोध करते हैं इनका, है ना। तो ये 10 पॉइंट हैं जो पशुओं की हीन दशा के कारण हैं। अब हम देखेंगे कि पशुओं की दशा सुधारने के उपाय, वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके कारण पशुओं की दशा अपन सुधार सकते हैं। तो साधारणतः पशुओं की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, संक्रमण रोगों की रोकथाम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो संक्रमण रोग हैं, संक्रमण मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में जो संक्रामक रोग हैं इनके रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है उन्नत नस्ल का चयन करना चाहिए, जो अच्छी नस्ल है केवल उन्हीं को पालना चाहिए। नंबर 3 है अच्छे हरे चारों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी किसान हैं इन्हें पशुओं के लिए उत्तम किस्म का हरा चारा सिलेक्ट करना चाहिए, चयन करना चाहिए, ताकि पशुओं की जो आहार व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। नंबर 4 है चारागाह का समुचित प्रबंध होना। चारागाह मतलब जहाँ पे पशुओं को चारा खिलाया जाता है, तो उस स्थान का भी प्रबंध करना चाहिए। नंबर 5 है कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना की जाए। कृत्रिम गर्भाधान मतलब यहाँ सांडों की किसान को ज़रूरत नहीं पड़ती, सांडों को नहीं पालना पड़ता। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान की स्थापना की जाए ताकि समय आने पर अपनी गाय को गर्भित करा सके किसान। नंबर 6 उन्नत विदेशी सांडों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो अच्छी किस्म के विदेशी सांड हैं, जैसे जर्सी है, एक हॉलस्टीन फ्रीजियन है, तो जो अच्छी नस्ल के सांड हैं इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। 7वां है नस्ल सुधार केंद्रों की स्थापना की जाए। ऐसे केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पर जो गाय की नस्ल है, जो देसी नस्ल है, इनको सुधारा जाए, इनमें ऐसा क्रॉस करा जाए ताकि उनकी नस्ल सुधारी जा सके। नंबर 8वां है अनुत्पादक पशुओं की सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की जाए। जो पशुओं की संख्या आप देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसको सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए इन पशुओं की। नंबर 9 पे है पशुओं के लिए उन्नत राशन की व्यवस्था की जाए। पशुओं को अच्छे राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। 10वां है अच्छी एवं दुधारू मादा नस्लों का आयात किया जाए। अभी मैंने बताया कि जो जर्सी है, हॉलस्टीन फ्रीजियन है, जो अच्छी किस्म की मादा हैं, इनका विदेशों से आयात मंगवाना चाहिए ताकि नस्ल सुधार की जा सके। 11वां पॉइंट है दुधारू पशुओं के लिए अलग से अनुसंधान केंद्र विकसित किए जाएं। जो दुधारू पशु हैं भारत में भी कई हैं, जैसे साहीवाल है, गाय में, भैंस में मुर्रा नस्ल है, तो इसके लिए अलग से अनुसंधान केंद्र विकसित करना चाहिए। पशुओं के लिए संतुलित आहार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो संतुलित आहार है इसमें ध्यान देना चाहिए कि कब किस अवस्था में कौन सी पशु को कैसा आहार दिया जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर पशुपालकों को सघन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो पशुपालक हैं, जो जिन्हें ज्ञान नहीं है पशुपालन का, उन्हें भी समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।
14वां पॉइंट है पशुओं के रोगों के विभिन्न टीकों की समय समय पर व्यवस्था करनी चाहिए। जो टीकाकरण है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कोई रोग है, पशुओं में कई ऐसे रोग होते हैं जिनकी को समय पर टीका लगा दिया जाए तो उन रोगों से रोकथाम की जा सकती है। 15वां पॉइंट है प्रचार माध्यमों के द्वारा नई तकनीकी से पशुपालकों को अवगत कराना चाहिए। जो प्रचार माध्यम जैसे आजकल तो टेलीविज़न हर जगह है, पेपर है, अखबार, न्यूज़पेपर, रेडियो है, या जगह जगह ट्रेनिंगों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो भी नई तकनीक है वो समय समय पर पशुपालकों के पास पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने पशुओं का विशेष ध्यान रख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।